नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक पोको X3 का फ़ोन आया है जो कि डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। तो पहले हम इस पे चार्जर लगा के देख लेते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे ये कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। जब यहाँ से हमने चार्जर लगाया तो ये 0.05 एम्पियर लेके फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब यहाँ से एक बार बैटरी को रिमूव करके देख लेते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये स्टेबल होता है कि नहीं दोस्तों, ये वही सेम मसला है, स्टेबल नहीं होता है। हमारी कन्फर्मेशन के लिए हम और एक बार चार्जर लगा के यहाँ से चेक करते हैं। ये देखिए, जब फिर एक बार यहाँ से हमने चार्जर लगाया विदाउट बैटरी के साथ तो ये फ्लक्चुएशन होता है। ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ से बैटरी कनेक्टेड नहीं है। जब बैटरी का ID और TH कनेक्टेड नहीं होगा तब तक हमारी चार्जिंग सर्किट काम नहीं करेगा। ये शायद जो भी टेक्नीशियन को पता नहीं है, इस वीडियो के ज़रिए पता चल जाएगा। यहाँ से हमने चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। बैटरी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बैटरी लगाने के बाद अगर फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तो उस कंडीशन पे आप CPU की तरफ जा सकते हैं। विदाउट बैटरी से जब तक आपकी फ़ोन पे फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कहीं से ना कहीं से आपके मदरबोर्ड पे कुछ ना कुछ सेटिंग के वजह से इस तरह से एम्पियर शो करता है। अब यहाँ से हम चार्जर फ्लेक्स लगा के इसका जितने भी वीरेज आउटपुट सप्लाई है इन सब को अभी चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो वीरेज आउटपुट होता है, वीरेज आउटपुट एक्चुअली विदाउट बैटरी से फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं और बैटरी लगा देने के बाद वो फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं, अब इसको चेक करेंगे। क्योंकि ये फ़ोन तो ऑन नहीं है और 0.5 मिली एम्पियर पे चार्जर एम्पियर मीटर पे ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये बात सही है। जब तक हमको कन्फर्मेशन ना मिलती तब यहाँ से इसका वीरेज सप्लाई को हम पहले चेक करेंगे। ये हमारी VPS लाइन है जो कि बराबर कम्प्लीटली ओके आ रहा है। तो यहाँ से जितने भी हमारी बॉक्स सप्लाई है ये सबको चेक करेंगे। ये 1.0 जो कि लो LDO है, ये 0.06 वोल्ट जो कि हमारी VRAM की सप्लाई हो सकता है, और ये हमारी इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है, इस कॉइल पे हमारी कुछ भी नहीं आ रहा है। PM7150 और PM7150L ये दोनों जो IC लगती है, एक प्राइमरी IC और एक सेकेंडरी पावर IC, जो दोनों पावर IC फ़ोन पे बैठता है, ये दोनों का रोल क्या है आपको पता होना चाहिए कि PM7150 से क्या क्या वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए और 7150L से हमको क्या क्या वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। 7150 में हमारी UFS के पास या फिर eMMC के पास वोल्टेज जाएगा जो कि 1.3, 2.8, 1.8, 1.0, 0.6 इतना ही वोल्टेज हमारी eMMC के या फिर UFS के पास जाएगा। और पावर IC से हमारी SOC क्रिस्टल जो कि 38 मेगाहर्ट्ज का हो या फिर 26 या फिर 120 या फिर 19.2 ऐसो मेगाहर्ट्ज की सप्लाई हमारी पावर IC से आउटपुट होता है। 7150L का रोल क्या है? 7150L से हमारी CPU को कोर सप्लाई मिलती है और हमारी V मॉडेम की सप्लाई, लाइट सेक्शन, ये सब कुछ 7150L में ही मिलता है। अब हम 7150L के पास हमारे जितने भी बॉक कॉइल लगा है उन सब पे अभी वोल्टेज काउंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इस कॉइल पर भी हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से हमारी VPS बराबर आ रहा है, इस पे हमारी 0.8 मिल रहा है और इस कॉइल पे भी हमको 0.8 मिल रहा है। इस कॉइल पर हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जबकि फ़ोन हमारी डेड कंडीशन पे हो इस टाइम से हमको कुछ वोल्टेज हमारी एब्सेंट रहेगा। ऐसा कि नहीं कि ये सप्लाई ख़राब है। यहाँ से हमको 1.3 वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ से हमको 3.3 सप्लाई मिल रहा है। इस कॉल पर भी वही सप्लाई मिलना चाहिए जो कि 3.3 शायद ये वाईफाई सेक्शन को दिया जाता है। यहाँ से 0.8 की सप्लाई बराबर कम्प्लीटली आ रहा है जो कि CPU को V कोर की सप्लाई है। और ये जो 4 कॉइल है यहाँ पर लगी है, ये 4 कॉइल पर हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं है। ऐसे कि नहीं कि ये लाइन ख़राब हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। अभी ये जो चारों कॉइल लगती है इन सब पे अभी हम GR वैल्यू लेंगे। एक बार यहाँ से हम कंफर्म हो जाएगी ये कॉइल ख़राब है कि ये लाइन ख़राब है, इस पर कोई वोल्टेज वगैरह नहीं आता है, उसी टाइम से हम इस पर ऊपर सर्वे करेंगे। लेकिन फ़ोन आपके पास आए और ये फ़ोन डेड कंडीशन पे आए तो उसी कंडीशन पे आप सारी के सारी वोल्टेज आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कभी कभी आपको
कुछ वोल्टेज एब्सेंट रहेगा। यहाँ से हमारी शायद TH पर हमको वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ से हमारी ID पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलता है। अभी तो कंपनी ने इस तरह से बनाया है जो बैटरी लगाने के बाद ही ID शो करता है। यहाँ से ये जो कॉयल लगा है 7150L के पास, ये 4 कॉयल पे हमारी कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलता है। ये बात ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी पावर IC सही है कि नहीं। हम कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी V कोर की सप्लाई बराबर आ रहा है और हमारी 1.0 वोल्टेज आ रहा है, वो 2.0 भी आ रहा है। हाई LDO लो LDO काम करता है, हमारी SOC क्रिस्टल के पास जितना वोल्टेज आना चाहिए ये सब कुछ अभी आ रहा है। अभी हम कैसे ट्रेस करेंगे कि ये कहाँ से इशू है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसको फाउंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमको पता है ये बोर्ड पे कहीं से ना कहीं से सेटिंग है। जब तक कि हमारी कम्प्लीटली वोल्टेज आ रहा है तब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी पावर IC काम करता है कि नहीं। तो पहले हम DSO के सहायता से हमारी पावर IC से जो क्लॉक क्रिस्टल जनरेट होता है वो जनरेट होता है कि नहीं, यहाँ से हम चेक करेंगे। पोको X3 में हमारी 38 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक क्रिस्टल जनरेट होता है। यहाँ से हमने शायद चार्जर कनेक्ट नहीं किए हैं, चार्जर शायद रिमूव हो गया है। एक बार बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके, बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार यहाँ से हमने बैटरी को लगाते हैं और फिर एक बार यहाँ से चेक करते हैं बैटरी को लगाने के बाद हमारी क्लॉक क्रिस्टल यहाँ से जनरेट होता है कि नहीं। अगर क्लॉक क्रिस्टल यहाँ से जनरेट नहीं होगा तब यहाँ से हम आगे ट्रेस करेंगे इस पर कहाँ से इशू है। ये तो अभी शायद इस पर नहीं आएगा, उसका दूसरा सिरा पर हमको चेक करना पड़ेगा इसका क्लॉक क्रिस्टल कहाँ पर आते हैं। और एक बार यहाँ से बैटरी को रिमूव कर देते हैं, चार्जर को भी रिमूव कर देते हैं, फिर एक बार यहाँ से चार्जर लगाते हैं। लगाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये देखिए ये अभी काम शायद कर रहा है। इसको अभी फिर एक बार चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शायद ये वोल्टेज फिर एक बार डिस्कनेक्ट करके लगाने के बाद ये इसका 38 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से क्लॉक क्रिस्टल आया फिर चला गया। इसका दूसरा सिरे पे हम अभी चेक करेंगे क्रिस्टल यहाँ से काम करता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ से हमारी पावर IC ओके है, जबकि यहाँ से हमारी क्लॉक क्रिस्टल जनरेट होता है। हमारी पावर IC ओके है, हमारी 7150L IC भी शायद ओके है, क्योंकि 7150L से जितना आउटपुट हो रहा है वो बराबर ओके आउटपुट हो रहा है जितना हमारी 1.3, 0.8, 3.3 ये सब कुछ वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। हमारी पावर IC से 2.0 हाई LDO, 1.0 लो LDO और हमारी जितने भी वोल्टेज, जितने भी कॉयल के पास जितना वोल्टेज आना चाहिए ये सब कुछ आ रहा है। और हमारी SOC क्रिस्टल के पास 38 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक सिग्नल भी जनरेट हो रहा है। जब यहाँ से हमारे क्लॉक सिग्नल जनरेट हो रहा है तो पावर IC तो ख़राब नहीं हो सकता। अब यहाँ से हम मदरबोर्ड की चारों तरफ एक बार देख लेते हैं मदरबोर्ड पे कितना काम हुआ है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए हैं उन्होंने उसका CPU, UFS और दोनों पावर IC पे काम किए हैं। अब एक बार यहाँ से क्या करेंगे कि हम जितने भी हमारी बक कॉइल है उन सब पे, जो बक कॉइल पे हमारी कुछ सप्लाई नहीं आ रहा था उन सब का अभी हम GR वैल्यू लेंगे। ये देखिए यहाँ से GR वैल्यू हमको सही तरह से मिल रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ से कुछ इशू नहीं होगा। तो अब यहाँ से हम मदरबोर्ड की कम्प्लीटली GR वैल्यू लेते हैं, जो कि हमारी वेरियस सप्लाई आउटपुट होती है या फिर CPU को जो वोल्टेज दिया जाता है, इन सब का अभी यहाँ से हम GR वैल्यू लेंगे। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा है वो बात सही है, लेकिन आपके लिए वो वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ट्रेसिंग करना और CPU रिबल करना ये दोनों अलग चीज़ है। जब आपके पास कोई भी फॉल्ट आए या फिर ऐसे फॉल्ट आपके पास आए या फिर कोई जो भी टेक्नीशियन के पास आए, अगर अच्छी तरह से प्रॉपरली ट्रेसिंग नहीं होगा तो पहले CPU रिबल हो जाएगा, उसके बाद UFS रिबल हो जाएगा, उसके बाद सक्सेस नहीं मिला तो पावर IC रिबल हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर लेके आपके पास भाग जाएगा। वही बात आजकल की टाइम पे चल रहा है। लेकिन CPU, UFS, पावर IC रिबल करने से जितना टाइम आपको लगा वो टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। मैं भी कभी कभी CPU रिबल करता हूँ, सक्सेस नहीं मिलता है, उसके बाद मैं रिटर्न नहीं मारता हूँ, उसको सर्वे करता हूँ एक्चुअली कहाँ से इशू है, क्योंकि हमारी जो टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है।
हम ये जो अभी जो बिजी लाइफ हम बिता रहे हैं, जो चीप लेवल का काम अभी कर रहे हैं, उस टाइम पे हम अभी रिटर्न कर देंगे कस्टमर को तो हमारा पूरा भरपूर नुकसान होगा। कैसे होगा? क्योंकि यूएफएस और सीपीयू, पावर आईसी ये सब रिबल करने से तो कम टाइम नहीं लगता है, लगभग जितना भी टाइम लगता है। अगर ये सेट ऑन हो गया तो कुछ पैसे आपके लिए आएंगे, अगर ये सेट रिटर्न चला गया तो पैसा तो पैसा और टाइम भी ख़राब हो जाएगा। वो दिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर एक फ़ोन इसी तरह से आपके पास है, जो फॉल्ट को अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और उसी तरह से कुछ फॉल्ट आपके पास आए जो कि ये फॉल्ट आपको नहीं मिला, ये सब कुछ काम करने के बाद तो आपकी माइंड ख़राब हो जाएगी। मैं इसीलिए ये वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प हो जाएगी, जो कि आजकल के टाइम पे कुछ जो रिटर्न जाता है वो रिटर्न ना जाए। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा फॉल्ट के लिए हम फ़ोन को रिटर्न कर दे। हमेशा दिमाग पे सोच लीजिए, आज कुछ हमको नया सीखने के लिए मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को भरपूर ज्ञान है इसी लाइन पर, क्योंकि पढ़ाई एक चीज़ होती है जो कि जीवन भर ख़त्म नहीं होता है। हम यहाँ से जीआर वैल्यू इसीलिए लेते हैं कि हमको कम्प्लीटली ट्रेसिंग मालूम पड़ जाए कि यहाँ से कुछ इशू है या नहीं है। अब यहाँ से जितने भी हमने जीआर लिए हैं, शायद आप भी देख रहे होंगे कि कहीं से कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ से हमको नहीं मिला। मैं मल्टीमीटर का साउंड भी आपको दे सकता था, लेकिन मल्टीमीटर का साउंड देने से यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ से तो हमको कुछ सेटिंग वगैरह नहीं मिला। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पावर आईसी को एक बार यहाँ से हटा के देखते हैं कि जो हमारी चार्जिंग के लगाने के टाइम पे जो हमारी चार्जर एम्पियर पे फ्लक्चुएशन हो रहा था, एक्चुअली वो फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं, इसका पीछे का भाग पे इशू है या फिर इसका आगे इशू है, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने पावर आईसी को ओपन कर दिए। अब यहाँ से चार्जर लगा के एक बार देख लेंगे कि हमारी जो चार्जर एम्पियर मीटर पे चार्जर लगाने से बैटरी ना लगने के टाइम पे भी फ्लक्चुएशन हो रहा था, वो अभी फ्लक्चुएशन हो रहा है या नहीं। अभी देखिए ये फ्लक्चुएशन हमारी रुक गया है, यानी कि ये पावर आईसी का अंदर से जो पैड होती है वो पैड से कुछ लाइन सेटिंग या फिर कुछ इशू के वजह से हमारी ये इशू है। जब हमने पावर आईसी को निकाल दिए तो ये शॉर्ट हट गया, हमारी वही 0 रह गया। अब हम यहाँ से पावर आईसी के नीचे जो हमारी पैड होती है उसका हम जीआर लेंगे, क्योंकि पावर आईसी लगाने के टाइम पे हमारी चार्जर एम्पियर पे कुछ एम्पियर फ्लक्चुएशन हो रहा था, और पावर आईसी निकाल देने के बाद ये जो फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा था वो नॉर्मल कंडीशन पे चला आया है। यहाँ से हमने बोरेनियो सहायता से PM7150 का बीट मैप के थ्रू ये इमेज को कलेक्ट किया हूँ। यहाँ से जितने भी येलो कलर का हमको डॉट दिखाई दे रहा है ये सब हमारी वैल्यू के लाइन है, और ग्रे जितना भी हमको शो कर रहा है ग्रे कलर का ये सब हमारी ग्राउंड है, और ब्लू कलर का जितने भी शो कर रहा है ये सब हमारी NC है। तो चलिए कम्प्लीटली ये जो मैंने पैड वैल्यू ले रहा हूँ इसको एक बार आप देख लीजिए, कहीं से कुछ इशू है या नहीं है अभी हमको पता चल जाएगा। क्योंकि पावर आईसी को जब हमने रिमूव किया था उस टाइम से ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया था, या फिर पावर आईसी ख़राब भी हो सकती है, या फिर इसका नीचे का जो पैड है वो अंदर से कुछ शॉर्ट वगैरह हो सकता है। तो चलिए यहाँ से हम कम्प्लीटली जीआर लेते हैं, उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी कौन सा लाइन पे इशू है या फिर हमारी पावर आईसी इशू है।
ये देखिए दोस्तों, इस लाइन को और एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। ये लाइन हमारी बीट मैप पे वैल्यू बता रहा है, लेकिन ये लाइन पे हमको सेटिंग मिल रहा है। एक बार हम फॉरवर्ड बास में इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये 0.01 ओम्स का सेटिंग है, जो कि बीट मैप पे ये सेटिंग हमको नहीं मिल रहा है। एक बार हमारी कॉन्फर्मेशन के लिए हम और एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये लाइन सेटिंग है या फिर मल्टीमीटर कहीं से हमारी दूसरी जगह पर लग गया। हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 नंबर के 5 नंबर पिन पर। ये देखिए, यहाँ से हमारी सेटिंग नज़र आ रहा है, जो कि बीट मैप पे ये लाइन हमारी सेटिंग नहीं है। अब यहाँ से हम बीट मैप के थ्रू इसको चेक करेंगे कि ये लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये देखिए, यहाँ से हमने बोरेनियो सिमास्टिक पे बीट मैप लिए है, जो कि पोको X3 मॉडल चूज किए हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि ये लाइन हमारी कौन सा लाइन पर जाता है। ये देखिए दोस्तों, शायद ये हमको बोरेनियो ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए है। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल रहा है, बोरेनियो टीम ने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये शायद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो कॉइल के पास ये जो लाइन जाता है, ये जो बक कॉइल के पास, ये बक कॉइल के पास हमारे 0.6 वोल्ट पहले से ही आ रहा था। जब हमने चेक किए थे वीडियो को, इस लाइन पर हमको कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं मिल रहा था। यहाँ से हमारी कंफर्मेशन के लिए हम पोको X2 का बिट मैप को यहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पोको X2 और X3 में दोनों पे वही 7150 PM 7150 ही लगती है। यहाँ से हम वही जो इस पे जो पॉइंट पर हमारी शॉर्ट नज़र आ रहा था, उसी पॉइंट पर हम सर्च करेंगे पोको X2 में, क्योंकि वही सेम ही डाटा सेट है, जो कि 7150 PM 7150 हमारी X3 में लगता है, PM 7150 हमारी X2 में भी लगता है। ये दोनों का डाटा सेट एक है, सिर्फ हमको समझना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये देखिए, जब हमने पोको X2 में इसको सर्वे किया, यह हमारी UFS के पास 4 कैपेसिटर यहाँ से लगी है और दाहिने और एक कैपेसिटर लगी है, जो कि ये एक ही लाइन पे जा रहा है। पोको X3 में ये ज़्यादा लाइन पर जा रहा है, जो कि ये 0.06 का वोल्टेज शायद है। ये जो पोको X3 का बिट मैप कंपनी ने दिया गया है, जो सिमास्टिक के थ्रू हमको बोर्नियो सिमास्टिक पे ये मिला है, ये पूरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। पोको X2 में जो सिमास्टिक मिला है, ये देखिए पोको X2 पे जो बिट मैप हमको मिल रहा है, ये शायद सही है, क्योंकि जो कॉइल पे हमको शॉर्ट नज़र आ रहा था, उस कॉइल के साथ ये जो शॉर्ट है उस पर कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि वीडियो से पहले हमने भी देखा था कि ये लाइन पर हमको कुछ भी शॉर्ट नहीं मिला था, जबकि यहाँ से पोको X3 के जब हमने बिट मैप को चेक किए, उसी लाइन पर हमको एक कॉइल नज़र आया, जो कि वो कॉइल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। जो कि पोको X2 में ये सर्वे करने के बाद हम कंफर्म हो गए कि ये लाइन पे हमारी सेटिंग है, लेकिन ये UFS के पास एक वोल्टेज दिया जाता है, जो कि ये लाइन सेटिंग है। UFS के पास ये कौन सा वोल्टेज है, अभी हम सिमास्टिक के थ्रू इसको सर्वे कर लेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर 34419 शायद लगा है। यहाँ से हमने लेआउट पे जाएंगे और लेआउट पे जाने के बाद कैपेसिटर हमारी लगी है C4419 को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सिमास्टिक पे पेस्ट करेंगे। सिमास्टिक पे पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये लाइन हमारी कौन सा लाइन पे जाता है। ये देखिए, ये हमको वीरेज LDO19A से 2.8 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से आ रहा है, जो कि ये लाइन हमारी सेटिंग है। इसको हम वीरेज LDO19A को यहाँ से सर्च करेंगे। ये देखिए, यहाँ से जो लाइन हमारी जाती है, एक तो PM 7150 के पास जाता है। ये देखिए, PM 7150 के पास जाता है। ये पोको X2 को मैं दिखा रहा हूँ, वही सेम ही फंडा है पोको X3 में, कोई दूसरा नहीं। ये भी ये देखिए EMMC UFS का VCC वोल्टेज है, जो कि 2.8 वोल्ट यहाँ से जा रहा है। अभी ये लाइन हमको सेटिंग नज़र आ रहा है। ये लाइन जो सेटिंग नज़र आ रहा है, इसको अभी हम और एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि ये लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक जाता है।
ये देखिए यहाँ से हमारी जो KM2B700 लिखा हुआ है, ऐसे ही हम कंफर्म हो गए कि ये हमारी UFS है, जो कि यहाँ से 4 कैपेसिटर यहाँ से लगी है। 4 कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ से VCC1, VCC2, VCC3, यानी कि ये हमारी VCC वोल्टेज है, जो कि VCCQ हमारी 1.8 वोल्ट और VCC हमारी 2.8 वोल्ट। जो भी टेक्नीशियन इस फील्ड पे काम करते हैं उन सबको पता है। तो अब हम जो लाइन पर हमारी सेटिंग है उस पर हम 3 वोल्ट 5 एम्पियर यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि हमारी ये जो सेक्शन पर कहीं से आसपास की कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट है या फिर हमारी UFS ख़राब है। क्योंकि जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए थे, उन्होंने इसका UFS को GTAG के थ्रू इसको चेक कर लिया था, UFS का इंफॉर्मेशन भी सही था। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि एक्चुअली UFS शॉर्ट हो गया है, क्योंकि कभी कभी UFS शॉर्ट भी होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन लगा। अभी यहाँ से हम थोड़ी सी रोजिन देके हमारी जो लाइन पर सेटिंग बता रहा था उस लाइन पर हम 3 वोल्ट नहीं दोस्तों, 3 वोल्ट 5 एम्पियर यहाँ से इंजेक्ट करेंगे। जब यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, अगर आसपास की कोई कंपोनेंट वगैरह शॉर्ट होगा तो यहाँ से तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम पहले वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज देने के बाद यहाँ से कुछ आसपास की कोई कंपोनेंट वगैरह मेल्ट होता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। शायद यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी ठीक से नहीं हुआ है। फिर एक बार हम DC पावर सप्लाई को बंद करके फिर एक बार ऑन करते हैं, या फिर हमारी प्रोब वगैरह में कोई लूज वगैरह आ गया है जिसके वजह से ये हमारी वोल्टेज अब नहीं लिया। और एक बार यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से अगर हमारी UFS ख़राब होगा तो ये देखिए, जब यहाँ से हमने 5 वोल्ट सही, जब यहाँ से हमने 3 वोल्ट 5 एम्पियर इस पॉइंट पर दिया तो एक कैपेसिटर जो ऊपर लगी है, जो कि पोको X2 में 4 कैपेसिटर लगी हुई है, उसी तरह से हमारी पोको X3 में अलग सेक्शन पे लगा हुआ है वही 4 कैप। तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि वही 4 कैपेसिटर के एक साइड वाला कैप यहाँ से हमको शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इस कैपेसिटर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उस कैपेसिटर का वैल्यू चेक करेंगे, वो कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर नीचे की तरफ कुछ शॉर्ट है, इसको ओपन करने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो चलिए यहाँ से कैपेसिटर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम पहले इसका GR वैल्यू लेते हैं। अगर ये कैपेसिटर सही है तो क्यों इस लाइन पर हमको सेटिंग मिला, और ये क्यों हमने जब इस पे वोल्टेज इंजेक्ट किया ये कैपेसिटर हमको मेल्ट नज़र आया, इसको हम सर्वे करेंगे। ये देखिए, ये कैपेसिटर हमारी 0.001 ओम्स की सेटिंग बता रहा है, यानी कि ये कैप हमारी यहाँ से सेटिंग है। जब यहाँ से कैपेसिटर को हमने रिमूव कर दिया, हमारी जो PCB होती है वो PCB नॉर्मल कंडीशन पे चला आया है। यानी कि हमारी VCC लाइन शॉर्ट होने की वजह से हमारी इस तरह से कुछ चार्जर लेके फ्लक्चुएशन हो रहा था, जबकि बैटरी कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस कंडीशन पे हमारी इस कंडीशन पे फ़ोन था। अब यहाँ से हम PCB को क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम पावर IC को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या फिर इस पर अदरवाइज कुछ इशू है।
हमने यहाँ पर सक्सेसफुल पावर आईसी को लगा चुके हैं। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या फिर इस पे अदरवाइज कुछ सीपीयू वगैरह पे इशू है, इसको चेक करेंगे। क्योंकि इसका सीपीयू, यूएफएस, पावर आईसी दोनों ये सब पे बराबर काम हो चुका था, सिर्फ इस पे ट्रेसिंग करना बाकी था, जो कि आज की वीडियो पे मैंने कम्प्लीटली इस पे ट्रेसिंग करके, जो कि हमको वीसीसी का शॉट नज़र आया। तो अब यहाँ से चार्जर लगा के एक बार देख लेते हैं कि ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ से जब हमने चार्जर लगाए ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो रहा है दोस्तों। एक बार हम कम्प्लीटली इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये वीसीसी लाइन हमारी शॉर्ट की वजह से हमारी ये कंडीशन पे फ़ोन चला गया था, तो इसको एक बार कम्प्लीटली ऑन होने तक हम वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोन हमारी सक्सेसफुल डेट रिकवर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।